9 पुलिस वालों को फांसी की सजा। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया था। बात है साल 2020 की 19 जून की शाम। तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सत्तनकुलम। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। रात 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जा रहा था। 59 साल के जयराज अपने बेटे बेनिक्स की मोबाइल एसेसरीज की दुकान पर बैठे हुए थे। पुलिस आती है, कहती है दुकान बंद करो, टाइम हो गया है। कुछ कहा सुनी होती है, पुलिस जयराज को उठा ले जाती है। शाम 7:30 बजे बेनिक्स को घटना की जानकारी मिलती है। 31 साल का लड़का भागे भागे अपने पिता को छुड़ाने थाने पहुंचता है। अंदर जाता है तो देखता है सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन उसके पिता को जमीन पर गिरा कर मार रहा है। बेनिक्स बीच में आता है, बहस होती है और फिर पुलिस उसे भी अंदर खींच लेती है। थाने का दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर बेनिक्स के दोस्त खड़े होते हैं, कुछ वकील भी हैं। अंदर से आवाज आती है, पुलिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। यहां से जो शुरू होता है वो भारत के सबसे बर्बर कस्टोडियल टॉर्चर केसेस में से एक है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उस रात 7:45 से लेकर अगली सुबह 3 बजे तक यानी करीब 7 घंटे पिता और बेटे दोनों को बारी बारी से पीटा गया। थाने में इंस्पेक्टर श्रीधर पूरी रात मौजूद थे। सीबीआई के मुताबिक जब मारपीट रुकती थी, श्रीधर पूछते थे कि इतनी शांति क्यों है, और फिर मारपीट का अगला राउंड शुरू हो जाता था। दोनों के कपड़े उतार दिए गए, सिर्फ अंडरवियर में रखा गया। एक लकड़ी की टेबल पर झुकाकर हाथ पैर पकड़कर मारा गया ताकि अपना बचाव भी ना कर सके। मारने के लिए 11 अलग अलग चीजें इस्तेमाल हुई, जिसमें 2 लाठियां और एक प्लास्टिक का पाइप भी शामिल था। खून इतना बहा कि थाने की दीवारों पर, फर्श पर, टॉयलेट में, एसएचओ के कमरे में हर जगह खून के छींटे थे। बाद में सीबीआई ने जब दागों के डीएनए सैंपल लिए तो जयराज और बेनिक्स से मैच हुए। पिता बेटे को अपने ही कपड़ों से खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया। कपड़े खून से भीग जाते तो बदलवा दिए जाते। उनके वकील मनीरामन ने बताया कि अगले दिन अस्पताल ले जाते वक्त तक दोनों को 6 बार लुंगी बदलनी पड़ी, क्योंकि रेक्टम से लगातार खून बह रहा था। 20 जून की सुबह पुलिस दोनों को कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल लेकर गई। मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुआ और डॉक्टर वेनिल्ला ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इतनी चोटों के बावजूद फिर दोनों को मजिस्ट्रेट डी सर्वनन के सामने पेश किया गया। सर्वनन ने क्या किया, अपने घर की बालकनी पर आए, नीचे खड़ी पुलिस टीम को देखा और हाथ हिलाकर इशारा कर दिया कि ले जाओ। न जयराज से बात की, न बेनिक्स से, न उनकी हालत जांची गई। कोविड प्रोटोकॉल का बहाना दिया गया। रिमांड ऑर्डर पास हो गया। दोनों को सत्तनकुलम से 100 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी की सब जेल भेज दिया गया। यहां से आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा भयावह है। 22 जून 2020 बेनिक्स की हालत बिगड़ती है। उसे कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाता है और रात 9 बजे बेनिक्स की मौत हो जाती है, भारी इंटरनल ब्लीडिंग के चलते। उसी रात 10:30 बजे जयराज को भी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अगली सुबह 23 जून सुबह 4:30 बजे के करीब जयराज भी दम तोड़ देते हैं। उनके फेफड़े में पंक्चर हो चुका था। पोस्टमार्टम में बेनिक्स के शरीर पर 13 और जयराज के शरीर पर 17 गंभीर चोटें मिली। दोनों की मौत की वजह बार बार की गई बेरहम मारपीट थी। और इन दोनों का अपराध क्या था? सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा है कि लॉकडाउन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। दुकान तय समय से ज्यादा खुली ही नहीं थी। जो एफआईआर दर्ज की गई वो झूठी थी। असल में 18 जून को जयराज की दुकान के पास कुछ लोग इकट्ठा थे। पुलिस ने उन्हें भगाया और जयराज ने पुलिस की इस बदतमीजी पर सवाल उठाए। बस अगले दिन पुलिस ने जयराज को पहचान कर उठा लिया। और बेनिक्स की गलती, उसने सिर्फ अपने पिता की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। बेनिक्स को सवाल के लिए इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन सवाल रुके नहीं। बेनिक्स और जयराज की मौत के बाद 23 जून की शाम सत्तनकुलम के दुकानदारों ने विरोध शुरू किया। अगले दिन तक ये पूरे तमिलनाडु में फैल गया। मीडिया ने कवर किया। सोशल मीडिया पर देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। 24 जून को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वालों पर मर्डर का प्राइमा फेसी केस बनता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पुलिस वाले सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाने का निरीक्षण करने गए तो पुलिस वालों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें डराने की कोशिश की गई। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब था।
जबकि स्टोरेज उपलब्ध था। अहम रिकॉर्ड देने में देरी की गई। पुलिस विभाग ने 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। बाकी सत्तनकुलम थाने के सारे पुलिस वालों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में शुरू में जांच सीबीसीआईडी के पास थी, फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने 7 जुलाई 2020 को 2 केस दर्ज किए और कोविड के बीच सीबीआई की टीम मदुरई में लगातार कैंप करके जांच करती रही। जांच में 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामीदुरई, कांस्टेबल एम मुथुराज, एस चिल्लादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस, एस वेलुमुथु और स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुरई। 25 सितंबर 2020 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 2000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट, 100 से ज्यादा गवाह, आरोप लगे मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, गलत तरीके से हिरासत में रखना और सबूत नष्ट करने के। ट्रायल के दौरान एक अहम गवाही सामने आई। थाने पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल ने कोर्ट को बताया कि पिता और बेटे को पूरी रात बेरहमी से पीटा गया। उनकी गवाही ने केस को मजबूत किया। 10वें आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुरई की ट्रायल के दौरान ही कोविड से मौत हो गई। बचे 9 के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। 23 मार्च 2026, करीब 6 साल बाद मदुरई जिला अदालत ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति और सैलरी के ब्यौरे मांगे। केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई कि सजा बढ़ाने या घटाने के क्या आधार हैं। सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की गुहार लगाई। अब 6 अप्रैल 2026 जज मधु कुमारन ने फैसला सुनाया है। सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दे दी गई है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। जज ने कहा है कि अगर आम नागरिक ने यह अपराध किया होता तो सामान्य सजा दी जा सकती थी, लेकिन ये वो लोग हैं जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और इन्होंने खुद कानून तोड़ा। ऐसे 2 लोगों की हत्या की जिन पर कोई आपराधिक मामला तक नहीं था। कोर्ट ने यह भी खारिज किया कि चोटें खुद से लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि यह बार-बार की गई मारपीट का नतीजा थी। जयराज को दिल की बीमारी थी, यह बात सच है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मौत बीमारी से नहीं बल्कि पुलिस के मार से हुई है। कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को मिलाकर कुल 1,40,00,000 रुपए के मुआवजे भी मृतक के परिवार को देने के आदेश दिए हैं। अगर रकम नहीं चुकाई गई तो उनकी संपत्ति जब्त करके बेच दी जाएगी। ये फैसला 6 साल बाद आया है, लेकिन इन 6 सालों में तमिलनाडु में कस्टोडियल वायलेंस रुकी नहीं है। 2021 में सेलम में फल बेचने वाले मुरुगेसन की कस्टडी में मौत हो गई थी। 2022 में चेन्नई में 25 साल के दलित गुब्बारे बेचने वाले विघ्नेश की टॉर्चर से मौत हो गई। पोस्टमार्टम में 13 चोट और एक पैर का फ्रैक्चर सामने आया। साल 2024 में सिर्फ 12 दिनों में 4 कस्टोडियल डेथ हुई। मदुरई, विल्लुपुरम, चेन्नई और विरुधुनगर में। 2025 में शिवगंगा में 27 साल के मंदिर गार्ड अजीत कुमार की पुलिस पूछताछ के बाद मौत हो गई। पोस्टमार्टम में गार्ड के शरीर में 44 चोटें मिली। 2026 में 26 साल के आकाश डलिसन की कस्टोडियल वायलेंस से मौत हो गई। सत्तनकुलम केस का फैसला एक मैसेज तो है, लेकिन क्या ये काफी है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।